Hello, welcome to all of you in this fifth lecture of mine on jurisprudence. विधि शास्त्र के इस 5वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि अब तक हम लोगों ने जितने भी वीडियोस शेयर किए हैं उनमें दी हुई सामग्री को आप लोग सुन भी रहे हैं और साथ ही साथ समझ भी रहे हैं। जैसा कि स्लाइड में ही दिख रहा है, आज हम सामंत महोदय के द्वारा विधि शास्त्र की जो परिभाषा दी गई है उसको समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। We will try to understand the definition of jurisprudence given by सामंत। सामंत महोदय के द्वारा दी गई विधि शास्त्र की परिभाषा को जानने से पहले हम सामंत महोदय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था सर जॉन विलियम सामंत, केसी। केसी का अर्थ किंग्स काउंसिल में क्योंकि ये रह चुके हैं तो उस कारण से नाम के साथ में केसी जोड़ा गया है। इनका काल 1862 से 1924 तक का था। ये अपने समय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि शास्त्री रहे हैं और आज भी इनके द्वारा दी गई विविध जो संकल्पनाएं हैं, जो बातें हैं, बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही सुसंगत है। इन्होंने अपनी पढ़ाई गिलक्राइस्ट स्कॉलरशिप मिलने के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से की, जहां से इन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन भी पास किया। उसके बाद में ये न्यूजीलैंड आए, वहां पर उन्होंने कुछ समय तक बैरिस्टर के रूप में और सॉलिसिटर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के रूप में भी काम किया। बाद में जब इन्हें साउथ ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में प्रोफेसर ऑफ लॉ की नियुक्ति मिली तो ये वहां चले गए और फिर दोबारा न्यूजीलैंड लौटे। न्यूजीलैंड आने के बाद में इन्होंने काउंसिल के रूप में काम किया था लॉ ड्राफ्टिंग ऑफिस में, जहां पर वो 4 साल तक रहे। उसके बाद में इनको सॉलिसिटर जनरल भी अपॉइंट किया गया। किंग्स काउंसिल में रह चुके हैं ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। उसके बाद में इन्हें जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसे आजकल हाई कोर्ट के नाम से पुकारा जाता है, न्यूजीलैंड में अपॉइंट हुए। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जुरिस्प्रूडेंस और द थ्योरी ऑफ द लॉ 1902 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा इन्होंने और भी किताबें लिखी, जैसे द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इत्यादि। ये सभी किताबें बहुत अधिक पढ़ी जाती हैं और अपने आप में एक स्थान रखती हैं। जुरिस्प्रूडेंस और द थ्योरी ऑफ द लॉ के लिए इनको स्वाइनी प्राइज भी मिला था, जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स के द्वारा दिया गया था। सामंत महोदय ने जुरिस्प्रूडेंस को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। जुरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। सामंत महोदय के अनुसार विधि शास्त्र सिविल यानी कि नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं, सामंत महोदय के द्वारा जो विधि शास्त्र की परिभाषा दी गई थी उसके 3 मूल तत्व हैं। एक तो है साइंस यानी कि विज्ञान, फिर है फर्स्ट प्रिंसिपल्स यानी कि प्रथम सिद्धांत, और सिविल लॉ यानी कि नागरिक विधि। तो इससे उनका क्या अर्थ है, आइए देखते हैं। सामंत महोदय ने जो अपनी परिभाषा में 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, साइंस, फर्स्ट प्रिंसिपल्स और सिविल लॉ, तो अब हम ये देख लेते हैं कि उनका इनसे क्या अर्थ था। विधि के विज्ञान से सामंत का तात्पर्य एक विशिष्ट विधिक प्रणाली के मूल सिद्धांतों के क्रमबद्ध अध्ययन से है। सामंत महोदय ने जब विधि की परिभाषा दी थी तब उन्होंने कहा था, विधि सिद्धांतों का ऐसा समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय प्रशासन में लागू करता है। According to Samant, what he means by law is the body of principles recognized and applied by the state in the administration of justice. दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो उनके अनुसार ये न्यायालय द्वारा मान्य और लागू किया जाने वाला सिद्धांत होता है। विधि के संबंध में जब उन्होंने कहा था तो वहीं से ही हम समझते हैं कि उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल्स की जो बात कही थी उनका उससे क्या अर्थ था। तो प्रथम सिद्धांत से सामंत का तात्पर्य किसी विशेष विधिक प्रणाली में पाए जाने वाले सिद्धांतों से है, लेकिन
मूल सिद्धांतों का अर्थ उसके प्रारंभिक विधिक ढांचे से नहीं है। ये एक्चुअली उनके अनुसार ऐसे अत्यावश्यक या मूल सिद्धांत हैं जो विधि को शेष नियमों से अलग करते हैं। क्योंकि सामान्य विधि को न्यायालय द्वारा मान्य और प्रवर्तनीय माना है, रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड माना है, अतः अनुशास्ति की निश्चितता यानी सर्टेनिटी ऑफ सैंक्शन और निश्चित प्राधिकारी द्वारा प्रवर्तनीय लक्षण के कारण द एनफोर्सिएबिलिटी फीचर बाय अ स्पेसिफिक अथॉरिटी, उन्होंने विधिवेत्ताओं की विधि को ही विधि शास्त्र की विषय वस्तु माना है। He has said that the subject of jurisprudence actually is the law which is given by the jurists, है ना। उसके बाद में जब वो सिविल लॉ की बात करते हैं तो उनका सिविल लॉ से अर्थ एक देश विशेष की विधि से है। सिविल लॉ का प्रयोग म्युनिसिपल लॉ या नागरिक विधि के लिए करते हुए उन्होंने उसे अंतरराष्ट्रीय विधि से अलग करने का प्रयास किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में इन तीनों तत्वों को मैंने बिंदुवार आप लोगों के लिए क्रमबद्ध किया है कि उनका अर्थ जब वो साइंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका अर्थ है कि क्रमबद्ध अध्ययन। किनका क्रमबद्ध अध्ययन यानी किनकी सिस्टमैटिक स्टडी? और फर्स्ट प्रिंसिपल्स की। फर्स्ट प्रिंसिपल कौन से? जो कि फंडामेंटल है यानी किसी भी विधिक प्रणाली के आधार हैं, विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूल है, अत्यावश्यक है। अब प्रथम सिद्धांत का अर्थ एक्चुअली एक विधिक ढांचे से भर नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो वो बात कहना चाह रहे हैं उसके अंतर्गत सामाजिक परिवेश और बुनियादी संकल्पनाओं से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनके बारे में वो बात कह रहे हैं। और ये किसके संबंध में है? तो सिविल लॉ के संबंध में यानी नागरिक विधि के संबंध में। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये जो सिविल लॉ है इसके साथ ही इस चीज को लिखा है, रूल्स अप्लाइड बाय द कोर्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ऐसे नियम जिन्हें न्यायालय द्वारा न्याय प्रशासन में लागू किया जाता है। और ये तो हम समझ ही चुके हैं कि उन्होंने ये सिविल लॉ यानी नागरिक विधि शब्द का इस्तेमाल उसे इंटरनेशनल लॉ से अलग रखने के लिए किया था। तो आइए अब हम आगे इन्होंने जो सिविल लॉ का कंसेप्ट दिया ज्यूरिस्प्रूडेंस के परिभाषा के एस्पेक्ट में उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नागरिक विधि के अर्थ में विधि शास्त्र का प्रयोग उन्होंने 3 रूपों में किया है। एक तो है व्याख्यात्मक यानी कि एक्सपोजिटरी या सिस्टमैटिक, दूसरा है विधिक इतिहास यानी कि लीगल हिस्ट्री, और तीसरा है विधान का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। तो व्याख्यात्मक प्रणाली के अंतर्गत उनके अनुसार भूत या वर्तमान में पाए जाने वाले वास्तविक विधिक प्रणाली के तत्वों का विवेचन किया जाता है। According to him, expository or systematic jurisprudence deals with the contents of an actual legal system as existing at any time, whether in the past or in the present. उसके बाद में जब वो विधिक इतिहास की बात करते हैं तो विधिक इतिहास में उनके अनुसार किसी विधिक प्रणाली के ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का विवेचन रहता है। According to him, legal history is concerned with the legal system in its process of historical development. और जब वो विधान का विज्ञान बात कहते हैं तो उसके अंतर्गत विधिक प्रणाली के अस्तित्व के औचित्य को सार्थक बनाने वाले आदर्श भविष्य और प्रयोजनों के निरूपण की बात करते हैं। उनके अनुसार विधान के विज्ञान का उद्देश्य विधि जैसी होनी चाहिए इस बात को निश्चित करना होता है। So, according to him, the purpose of the science of legislation is to set forth law as it ought to be. विधि ऐसी होनी चाहिए। It deals with the ideal of the legal system
and the purpose for which it exists. सामंत महोदय के द्वारा जो विधि शास्त्र की परिभाषा दी गई थी, उसमें उन्होंने जो नागरिक विधि यानी सिविल लॉ शब्द का इस्तेमाल किया था, उससे उनका क्या अर्थ था, उसे समझने के बाद में आगे हम पाते हैं कि उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को दो वर्गों में बांटा। एक था जेनेरिक यानी कि सामान्य और दूसरा था स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। सामंत महोदय के अनुसार सामान्य विधि शास्त्र के अंतर्गत विधिक सिद्धांतों के पूरे समूह का वर्णन रहता है। According to Samant, generic jurisprudence includes the entire body of legal doctrines, जबकि विशिष्ट विधि शास्त्र के अंतर्गत उन सिद्धांतों के किसी विशेष अंश का वर्णन होता है। Whereas specific jurisprudence deals with a particular department of those doctrines. अब जब वो स्पेसिफिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो वो उसको थ्योरेटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि सैद्धांतिक विधि शास्त्र भी कहते हैं। सामंत ने विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त विधि शास्त्र को आगे फिर से 3 भागों में विभाजित किया। पहला विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल, दूसरा ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल और तीसरा नीति शास्त्रीय यानी कि एथिकल। सामंत महोदय के अनुसार विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र का उद्देश्य विधि के मूल सिद्धांतों का विवेचन करना है, अर्थात बिना उनके ऐतिहासिक उद्भव के बारे में बात किए हुए या उनका विकास कैसे हुआ उस पर ध्यान दिए हुए या उनका नीतिपरक महत्व क्या है या उनकी विधि मान्यता क्या है, इन सब के बारे में कोई विचार नहीं करना है। विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि के मूल सिद्धांतों का विवेचन करना है। ऐतिहासिक विधि शास्त्र का उद्देश्य वो बताते हैं विधि की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित सामान्य सिद्धांतों का निरूपण करना। यह विधिक प्रणाली के मूल सिद्धांतों और अवधारणाओं का इतिहास है। According to him, the origin of law and its development is to be studied under the historical jurisprudence. And according to him, it is actually the history of the fundamental principles and concepts of a legal system. नीति शास्त्रीय विधि शास्त्र का उद्देश्य वो बतलाते हैं विधि के नीतिपरक महत्व एवं पर्याप्तता का अध्ययन करना है। According to him, the objective of ethical jurisprudence is to understand the importance and sufficiency of the law. अब यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि उन्होंने कहा विधि शास्त्र के व्यापक अध्ययन के लिए तीनों शाखाओं का अध्ययन अपेक्षित है। According to him, for a comprehensive treatment of the subject, all the 3 branches must be studied. तो उन्होंने अपना जो विधि शास्त्र का सिद्धांत दिया था, उसकी जो परिभाषा दी थी, उसका जो उन्होंने विस्तार से जब वर्णन किया तो उसमें हम ये सारी की सारी चीजें पाते हैं। तो सामंत महोदय के द्वारा जो विधि शास्त्र की परिभाषा दी गई थी और उसमें जो उनके द्वारा विभिन्न शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उससे उनका क्या अर्थ था, इस सब को जानने के बाद में आशा है आप लोग उसको कुछ समझ भी गए होंगे। तो उसको जानने और समझने के बाद में हम अब उनकी इस परिभाषा की जो बाकी के विधिवेत्ताओं ने आलोचना की उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी के विधिवेत्ताओं ने जब उनकी इस परिभाषा को देखा, पढ़ा और उनकी किताब को पढ़ा और उसमें जब उन्होंने और अध्ययन किया तो पाया कि सामंत महोदय का जो आधार था वो इंग्लिश लॉ था, है ना, अंग्रेजी विधि था। तो वहां पे उन लोगों को ऐसा लगा कि जो यूरोप में जो विधि के सिद्धांत थे वो कहीं छूट गए थे और इसी कारण से उन विधिवेत्ताओं ने कहा कि सामंत ने विधि शास्त्र के विस्तार क्षेत्र को निश्चित करने का तो प्रयास किया, लेकिन फिर भी वे सम्यक और वैज्ञानिक परिभाषा देने में सफल नहीं हुए। Though Samant tried to demarcate the boundary of the subject very clearly, but he failed to give an accurate and scientific definition. और दूसरा कंसर्न विधि शास्त्रियों का यह भी था कि जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था अपनी परिभाषा में वो बहुअर्थी थे
और परिभाषा में बहुअर्थी शब्दों के समावेश से अस्पष्ट मनोभावों के प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता. On the basis of his definition, the same word may be used to mean things quite different in nature, and many vague notions will enter into the domain of the subject. जैसे कि उन्होंने जो सिविल लॉ शब्द का इस्तेमाल किया था वो तो फिर भी चलिए समझ में आ सकता है, लेकिन जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स, प्रथम सिद्धांत जो उन्होंने वर्ड यूज किया था उसमें लोगों को ऐसा लगा कि वह इट मे मीन थिंग्स क्वाइट डिफरेंट इन नेचर, और उसमें वे नोशंस जो हैं वो भी आ सकते हैं. तो उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से सामन के द्वारा जो विधि शास्त्र की परिभाषा दी गई थी उसको हम लोग सभी कुछ जान भी गए हैं और कुछ समझ भी चुके हैं. I really hope that all of you are actually listening and seeing these videos of ours. तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइक्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने बाकी के साथियों को भी कहिए, और साथ ही साथ अगर आपको इससे संबंधित कोई भी बात समझ में ना आई हो या आप जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. So wishing you all the best and just take very good care of yourselves. Thank you. God bless you all.